यहाँ पे ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को अगर आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी एंट्री आपका नेशनल हॉलीडे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको ये चेक करना पड़ेगा अपने बुक्स के अंदर कि कोई भी एंट्री नेशनल हॉलीडे पे नहीं हो। नेशनल हॉलीडे का मतलब क्या हो गया? नेशनल हॉलीडे ये हॉलीडेज होते हैं जैसे रिपब्लिक डे हो गया, गुड फ्राइडे हो गया, अम्बेडकर जयंती, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि नेशनल हॉलीडे में कोई एंट्री है या नहीं है। चेक करने का सिंपल तरीका है, डे बुक में आ जाएंगे और जो डेट्स बताई है उस डेट पे जाके आपको चेक करना होगा। जैसे मैं पहले 26 जनवरी की डेट को देखता हूँ, कोई एंट्री नहीं है। फिर 26 जनवरी के बाद अगली डेट क्या है? 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे है। 10 अप्रैल देख लिया हमने, 10 अप्रैल को भी एंट्री नहीं है। 10 अप्रैल के बाद है अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को देख लेते हैं हम, कोई भी एंट्री नहीं है। फिर उसके बाद है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। 15 अगस्त को एंट्री है, तो इस एंट्री को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। किसी दूसरी डेट में आप कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहे तो इस एंट्री को 16 अगस्त को कर सकते हैं। ठीक है, 16 अगस्त को कर दिया मैंने, इसको सेव कर दिया। यहाँ से एंट्री खत्म हो गई। अगली डेट क्या है? गांधी जयंती 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, जैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो अपना क्लियर हो गया, नेशनल हॉलीडे की एंट्री। उसके बाद कंफर्म करना पड़ेगा सिक्योर लोन। सिक्योर लोन का कंफर्मेशन करना पड़ेगा कि जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर सिक्योर लोन का बैलेंस है, क्या वो सही बैलेंस है, वो आपको कंफर्म करना। ये है दोस्तों बैलेंस शीट। यहाँ पे मैं बात करूँ तो वाले हेड में आ जाता है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे पास लोन अकाउंट है। तो यहाँ पे जो अनसिक्योर लोन है, ये सिक्योर लोन हो गया, ये अनसिक्योर लोन हो गया। तो सिक्योर लोन का जो बैलेंस है देख सकते हैं, इसको मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। कैसे कंफर्म करेंगे? लोन स्टेटमेंट से। ठीक है, लोन स्टेटमेंट से मैच करेंगे कि उसका क्लोजिंग बैलेंस और जो हमारे पास लेजर के अंदर बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस है, क्या वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगला आता है अनसिक्योर लोन का बैलेंस भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, कि जो आपके पास बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस है अनसिक्योर लोन का, क्या वो मैच है या नहीं है। तो अनसिक्योर लोन ये ऊपर है, यहाँ भी सेम वही है कि आपको चेक करना पड़ेगा अनसिक्योर लोन के अंदर आपके पास अगर लोन स्टेटमेंट है, ठीक, या आपने किसी पर्सन से लिया है, तो उससे आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। चाहे तो आप उसके लेजर पे साइन भी करा के रख सकते हैं। अगला आता है आपको सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस कंफर्म करना पड़ेगा कि आपके पास जो बैलेंस शीट के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस आ रहा है, स्पेशली उस बैलेंस का जो डेबिट में है, उसको कंफर्म करना पड़ेगा कि यह सही बैलेंस है या गलत है। जैसे कि मैं बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर की बात करते हैं, तो देख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर में मेरे पास डेबिट बैलेंस भी है और क्रेडिट बैलेंस भी है। तो मुझे यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा कि इसका बैलेंस क्या सही है या गलत है। अगर डेबिट में जो मेरे पास बैलेंस है उसको कंफर्म करना पड़ेगा, क्या ये बैलेंस किस वजह से है, क्यों बैलेंस है। यहाँ पे देखो डेबिट में बैलेंस होने का मतलब क्या हो गया कि मैंने एक्सेस पेमेंट कर दी यहाँ पे क्रेडिटर को। ठीक है, तो आपको एक एक करके लेजर भी चेक करना पड़ेगा, क्या आपने गलत एंट्री तो नहीं कर दी है, या फिर अगर आपने एक्सेस पेमेंट करी है तो क्यों करी है। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे एक्सेस पेमेंट करी है तो क्या करना होगा, जब बैलेंस शीट आप एक्सेस शीट में बनाएंगे तो ये जो आपने एक्सेस पेमेंट करी है डेबिट में जो बैलेंस है वो एसेट साइड पहुँच जाएगा एडवांस टू कस्टमर। आपने कस्टमर को एडवांस दे दिया जो एक्सेस पेमेंट किया। सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। इसी प्रकार से आपको सन्ड्री डेटर का भी चेक करना पड़ेगा। सन्ड्री डेटर की बात करूँ तो यहाँ से करंट एसेट्स में आपको सन्ड्री डेटर मिल जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं जो क्रेडिट में बैलेंस है आपको स्पेशली उसको कंफर्म करना पड़ेगा, और जो बाकी डेबिट में बैलेंस है उसको भी। सिंपल तरीका होता है, कोई भी लेजर हो, सन्ड्री क्रेडिटर हो या सन्ड्री डेटर हो, मैच करने के लिए सामने वाले बंदे के लेजर से मैच करना। तो सामने वाले पर्सन का लेजर आपको रिकनसाइल करना पड़ेगा, सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर का लेजर रिकनसाइल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और जो क्रेडिट में बैलेंस है उसे भी मैच करना पड़ेगा, क्रेडिट में बैलेंस क्यों है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि एक्सेस पेमेंट हमने रिसीव कर ली हो, तो यहाँ पे ये लायबिलिटी की साइड चला जाएगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, वो एडवांस टू कस्टमर था, ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अब उसके बाद बात करते हैं बोनस शीट। आपको बोनस शीट टैली करना पड़ेगा, जो आपने बोनस पे किया है कैश में या चेक में, और जो आपके पास बोनस एंट्री है आपके बुक्स के अंदर। मेरे पास अभी बोनस की एंट्री नहीं है तो इसको रहने देते हैं, लेकिन आपके केस में बोनस की एंट्री हो सकती है। तो बोनस शीट से आप जरूर मैच कर लेना जो आपने बुक्स में एंट्री करी है, कैश में या चेक में जो बोनस दिया है, क्या वो टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगला आता है कैश। कैश का आपको नेगेटिव बैलेंस चेक करना पड़ेगा अपने बुक्स के अंदर, क्या आपके बुक्स के अंदर कैश नेगेटिव में तो नहीं जा रहा। कैसे चेक करेंगे, बुक्स में आ गए, यहाँ से कैश के लेजर में आ गए, ठीक, कैश इन हैंड है ये।
तो अगर मैं बात करूँ, ये पूरे साल का मैंने निकाल लिया, तो देख सकते हैं कि पूरे साल का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैलेंस नेगेटिव में नहीं है। ठीक है। और अगर आप डेली बेसिस पे भी कैश देखना चाहते हैं तो इसको क्या करना है, सिंपल तरीका है, पूरे साल का हमने कैश निकाल लिया और इसको डेली ब्रेकअप में भी देख सकते हैं पर डे के हिसाब से कैश नेगेटिव में है या नहीं है। अगर नेगेटिव में है तो उस पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, कहाँ पे, किस मंथ में, कौन से दिन में नेगेटिव में है। F6 प्रेस करके आपको डेली बेसिस पे कैश की रिपोर्ट दिख जाएगी। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं जैसा मेरा यहाँ पे नेगेटिव में नहीं है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे शायद इस पॉइंट्स के अंदर नहीं लिखा हुआ है, आपको एक्सपेंस भी चेक करना पड़ेगा कि 10,000 से पर डे का ऊपर एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। एक पर्सन को आप 10,000 से ऊपर का एक्सपेंस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंस की पेमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब जो आपने एक्सपेंस की एंट्री करी है 10,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए एक पर्सन को। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ मैंने 12,000 की एंट्री करी है, लेकिन अलग अलग पर्सन को है। जैसे 8,100 कंज्यूमेबल स्टोर के अंदर है, बाकी स्टाफ ईटेबल है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। तो अगर एक पर्सन को अगर मैं यहाँ पे पेमेंट ज़्यादा कर देता, मान लो 12,000, तो वो डिस अलाउ हो जाता। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि एक पर्सन को 10,000 से ऊपर का एक्सपेंस नहीं दे पर डे में, मल्टीपल पर्सन को आप दे सकते। अगला आपको चेक करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की एंट्री 12 महीने की कर रखी है या नहीं कर रखी है। 12 महीने की एंट्री इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की आपके बुक्स में हो रही है या नहीं हो, ये भी चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, सिंपल तरीका है, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस के हेड में आ गए और यहाँ से F7 करके आप देख लेंगे मंथली। जैसे देख सकते हैं मेरे पास नवंबर की एंट्री नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, मार्क करना होगा कि नवंबर की एंट्री नहीं है, मैं इसे ठीक कर लूँगा। ठीक है, तो इसको आपको देखना होगा इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स के फाइलों से कि कौन से महीने की एंट्री छूट गई है या कौन सी महीने की एंट्री नहीं हो पाई है, या कहीं एंट्री गलत हेड में या गलत लेज़र के अंदर तो नहीं हो, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी शीट। तो सैलरी शीट को टैली करना पड़ेगा, जो आपने कैश में सैलरी पे किया है या चेक में पे किया है, और जो आपके बुक्स के अंदर एंट्री है उससे मैच करना पड़ेगा। सैलरी शीट पे सबके साइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पूरे साल के अंदर सबकी सैलरी शीट पे साइन होनी चाहिए, और एक समरी भी आपको चाहिए होगी टैली करने के लिए सैलरी शीट के लिए। ठीक है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपने बुक्स के अंदर एंट्री कर ली है, मान लीजिए सपोज दैट मैंने यहाँ पे वेजेस के अंदर एंट्री करी है, तो मैं एक बार देख लूँगा कि पूरे साल की वेजेस की एंट्री हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे देख सकते हैं पूरे साल की एंट्री है, केवल मार्च की रह रही है, तो मार्च की जैसे सैलरी शीट बन के आती है तो मार्च की एंट्री हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद आपको फुल एंड फाइनल चेक करना पड़ेगा। कोई एम्प्लॉय अगर छोड़ के चला गया तो क्या उसका फुल एंड फाइनल प्रिपेयर है या नहीं है, साइन है पेपरों पे नहीं है, ये भी सब आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगला बात करें इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। अगर मान लीजिए आपका कोई इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो आपको बुक करना पड़ेगा, जो आपको अगले साल पे करना है। मतलब कि अगर मैं बना रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बैलेंस शीट को, तो क्या मैं 2020 के अंदर मार्च के बाद अप्रैल में, मई में, जून में कोई मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है जो मुझे पे करना है आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में, मार्च के बाद, तो उसकी एंट्री भी आप बैलेंस शीट के अंदर पहले बुक कर लेते हैं। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री, जो फ्यूचर में एक्सपेंस पे करने वाले हैं उसकी एंट्री आपको पहले बुक करनी पड़ती है प्रीपेड इंश्योरेंस की। ठीक है, तो उसकी एंट्री आपको पहले बुक करनी पड़ेगी। मेरे केस में यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैसे बुक करना है, सिंपल तरीका है, पहले आप इंश्योरेंस एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे और एक लेजर बनाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, उससे आप भेज देंगे एक्सपेंसेस पेबल के अंदर करंट लाइबिलिटी में, तो वो लाइबिलिटी साइड चला जाएगा एसेट्स के। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल तरीका, इसी तरह से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। अगला आपको लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है उससे आपको ओपनिंग बैलेंस मैच करना पड़ेगा। जो आपकी बैलेंस शीट है यहाँ पे टैली के अंदर जो आपकी बैलेंस शीट आ रही है, तो क्या ये ओपनिंग से मैच है या नहीं है। इसके लिए आप वर्टिकल मोड पे आप टैली के अंदर जो बैलेंस शीट है उसे निकाल लेंगे और ऑल्ट सी करके एक न्यू कॉलम ले लेंगे, और यहाँ से 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे। देख सकते हैं 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट ये है, 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट ये है। तो यहाँ से आपको आपस के दोनों के बैलेंस को कंफर्म करना पड़ेगा। अगला है आपको रिकनसाइल करना पड़ेगा अपनी सेल्स को, अपनी परचेज को, अपनी सेल्स रिटर्न को। मतलब आपकी जो सेल्स है, आपकी जो परचेज है, क्या आपकी सेल्स रिटर्न से वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो सेल्स रिटर्न से मैच नहीं हो रही है आपकी परचेज, आपकी सेल्स, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको आपकी जीएसटी रिटर्न से वो सारी चीज़ें मैच करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है। आपके पास अगर बुक्स टैली में मेंटेन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रिटर्न्स R1 3B GST R2 मिल जाती है, तो इजीली आप R1 से सेल्स, GST R2 से परचेज मैच कर सकते हैं, और एनुअल कंप्यूटेशन में मिल जाता है, तो इजीली आप मंथली या ईयरली मैच कर सकते हैं। समय ज़्यादा नहीं लगता इसमें। ठीक है ना,
उसके बाद अगला हम बात कर लेते हैं, कोई भी आपका लाइसेंस फ़ी है जो आपको पे करना है, तो उसका रिसीट्स हो आपके पास या उसका कवरिंग लेटर हो लाइसेंस फ़ी का। ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंसेस चेक करना पड़ेगा, क्या 12 महीने टेलीफोन एक्सपेंसेस की एंट्री हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, सिंपल है, जैसे मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का बताया, तो उसी हिसाब से आपको टेलीफोन एक्सपेंसेस की एंट्री देखनी पड़ेगी। देख सकते हैं जैसे बीच बीच में अभी एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं हो रही है, तो इसको चेक करके इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप चाहें तो जैसे मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ कि टेलीफोन एक्सपेंसेस की एंट्री चेक करनी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चेक करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन की एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी देखना पड़ेगा। ये आप P&L से जाके देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जैसे मेरे पास मैं बात करूँ तो डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने कर रखी है। ठीक है दोस्तों। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद TDS सर्टिफिकेट जो आपने दिया है उस रिलेवेंट लेजर के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि क्या आपने जो सर्टिफिकेट इशू किया है उस लेजर से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। मतलब किसी पार्टी को आपने TDS सर्टिफिकेट दिया है तो उस पार्टी का कितना TDS कटा है और कितना आपने सर्टिफिकेट में दिखाया है, TDS की रिटर्नों को मैच करना पड़ेगा। ठीक है। फिर बैंक अकाउंट को रिकनसाइल करना पड़ेगा कि आपका बैंक बुक से मैच है या नहीं है। ठीक है दोस्तों। बैंक रिकनसिलेशन करना पड़ेगा। तो टैली के अंदर तो रिकनसिलेशन बहुत ईजी है। मान लीजिए कोई भी बैंक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे देना बैंक है, तो उसको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आपका बैंक मैच है, रिकनसाइल हुआ है या नहीं हुआ है। आपके बुक्स में जो बैलेंस आ रहा है और जबकि बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस है वो मैच है नहीं है। जैसे देख सकते हैं बैलेंस एज पर बैंक, ये बैंक बैलेंस जो है वो मैच होना चाहिए। ठीक है। रिकनसिलेशन आपको पता है टैली के अंदर इजीली कर सकते हैं आप, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि रिकनसिलेशन कंप्लीट है कि नहीं है। अगला हम बात कर लेते हैं जीपी रेट कंपेयर करना पड़ेगा कि लास्ट ईयर के अंदर आपका जीपी रेट क्या है और करंट ईयर में आपके पास जीपी रेट क्या है। तो जीपी रेट की बात करूँ दोस्तों, तो जीपी रेट कैसे चेक करना होगा, सिंपल है। टैली पे आ जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे और यहाँ से F12 करके परसेंटेज देख लेंगे जीपी का क्या आ रहा है हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट का। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज है 16%। ठीक है। आपको लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से कंपेयर करना है तो इसको हमें वर्टिकल मोड में लेना पड़ेगा। वर्टिकल मोड में लेके ही आप कंपेयर करेंगे। वर्टिकल मोड में ले लिया, ऑल्ट C करके एक नया कॉलम इंसर्ट कर लिया और 1 अप्रैल 2018 से लेके हमने यहाँ पे 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट को ओपन कर लिया, पुरानी वाली। ठीक है। एग्जिस्टिंग करंट वाली तो ओपन है ही है, पुरानी वाली ओपन कर लिया। तो देख सकते हैं अप्रैल 19 से मार्च 20, अप्रैल 18 से मार्च 19। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जीपी रेट के बारे में तो यह है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यह है देख सकते हो 16.11% और यहाँ पे 8.28% का जीपी है। तो इससे कंपेयर हो रहा है कि यहाँ पे जीपी रेट बहुत ज़्यादा हमने दे रखा है, इसके हिसाब से हमें जीपी रेट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगला बात करूँ तो ऑडिट फ़ी चेक करना पड़ेगा, क्या आपने ऑडिट फ़ी की एंट्री करी है या नहीं करी है। तो ये कैसे चेक करेंगे, सिंपल तरीका है, बैलेंस शीट में आ जाएंगे, यहाँ से मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आऊँगा और यहाँ पे देख लूँगा क्या मैंने ऑडिट फ़ी की एंट्री करी है या नहीं करी है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ऑडिट फ़ी की एंट्री नहीं हुई है, तो मुझे ये मार्क करना पड़ेगा, ऑडिट फ़ी की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ऑडिट फ़ी की एंट्री करने के बाद इसके ऊपर TDS भी डिडक्ट होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि TDS डिडक्ट होगा तो मैं ऑडिट फ़ी की एंट्री उस हिसाब से कर लूँ। फिर कैश एक्सपेंसेस चेक करने पड़ेंगे, वाउचर जो आपने कैश एक्सपेंसेस के किए हैं वाउचर पे सब पे साइन है या नहीं है। ठीक है। सभी वाउचर्स पे साइन होने चाहिए। ठीक है। कैश रिसीट्स है सबकी है या नहीं है। ठीक है। और जो डिस्काउंट दिया है हमने कस्टमर को, शॉर्ट एंड एक्सेस बैड डेट्स, उनके सबके वाउचर है या नहीं है, ये सभी चेक करने पड़ेंगे। सभी हेड जो प्रीवियस ईयर के P&L के अंदर था, ट्रेडिंग में था, क्या वो करंट ईयर के अंदर है या नहीं है, ये भी चेक करना पड़ेगा कि पिछले साल में आपने कितना एक्सपेंस दिखाया था, इस साल में आपका कितना एक्सपेंस हो गया। ठीक है। वो मैच करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। जितने भी गवर्नमेंट ड्यूज़ है, ठीक है, उसका चलान आपके पास होना चाहिए जो आपने टैक्स जमा कराया है, जैसे ITR का या GST का या ESI का, EPF का या TDS के चलान, वो सारे आपके पास चलाने होने चाहिए आपके फाइल के अंदर, वो सब आपको देखना पड़ेगा। और जो आपके एक्सपेंसेस पेबल की है एंट्री, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आपकी एक्सपेंसेस पेबल क्या हो सकता है, जैसे कि रेंट पेबल हो सकता है, रेंट आपका जो पेबल है वो, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, वाटर हो सकता है। ठीक है। और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस पेबल है, तो क्या उसकी एंट्री आपने करी है या नहीं करी है मार्च के अंदर, वो सब आपको देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है आपका पेबल है जो आप अप्रैल के अंदर पे करेंगे, तो इसमें भी सिंपल एंट्री होगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी पेबल एक्सपेंसेस, वो लायबिलिटी साइड के अंदर चली जाएगी और एक्सपेंस वाला हेड P&L में चला जाएगा।
इसी प्रकार से आपको चेक करना पड़ेगा कि जो सेंट्रल परचेज है उसके अंदर जो आपका इनवर्ड फ्रैट है क्या वो एंटर है या नहीं है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। मतलब फ्रैट के परचेज के ऊपर जो अपने फ्रैट लगाया है इनवर्ड या आउटवर्ड सेल के ऊपर होता है, तो क्या उसको आपने आपस में एडजस्टमेंट करी है या एक ही हेड में डाला है। इसलिए फ्रैट की एंट्री आपको देखना पड़ेगा कि आपने एक ही हेड में डाला है सेल और परचेज की फ्रैट को, तो क्या उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, P&L के अंदर क्रेडिट आ रहा है, डेबिट आ रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का जो रिलेवेंट एक्सपेंसेस है उसके हेड को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर का जो एक्सपेंसेस पेबल का हेड है उसको आपको इस ईयर के अंदर ट्रांसफ़र करके उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जो एक्सपेंसेस पेबल है क्या आपने उसके अगेंस्ट पेमेंट की एंट्री करी है या नहीं करी है, उसको देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के अंदर जैसे हम बुक कर लेते हैं एक्सपेंसेस पेबल, जैसे मैं 19-20 में बुक कर रहा हूँ ये एक्सपेंसेस पेबल, जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस या वाटर एक्सपेंसेस पेबल, तो इसके अगेंस्ट मैंने क्या करंट ईयर के अंदर पेमेंट की एंट्री करी है या नहीं करी है, ये भी मैच करना पड़ेगा। कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ केवल इन पॉइंट्स का ध्यान रखें और इजीली आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी एक अच्छी वीडियो जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।